आप देख रहे हैं अनादि टीवी। देश का आम बजट आज संसद में पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ही बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 2.0 का आज आखिरी बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, राज्यों के लिए भी कई ऐलान संभव है। तो बता दें आपको, आज देश का आम बजट संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस बजट को पेश करेंगी। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश होगा। देश के लिए मोदी सरकार के बजट का पिटारा आज खोलेगा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही देर में बजट को संसद के पटल पर रखेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा और 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। आज का दिन भारत के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए काफी अहम है। दुनिया के कई बड़े देश इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस ही होगा। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें राज्य के लिए भी केंद्र सरकार कई घोषणाएं कर सकती है। तो बता दें आपको, आज आम बजट पेश होने जा रहा है और हर राज्य को इस बजट से काफी उम्मीद है। सबकी धड़कनें तेज है, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, आम जनता की बात करें, घरेलू महिलाओं की अगर बात करें, मिडिल क्लास की बात करें और शेयर बाजार की बात करें। आज हर किसी का दिल धड़क रहा है और कुछ ही देर का इंतजार है और उसके बाद ये बजट संसद में पेश किया जाएगा। सीतारमण आज इस बजट की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही कई घोषणा ऐसी हो सकती हैं क्योंकि देखा जाए तो आने वाले चुनावों को देखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। हर वर्ग को साधने का प्रयास इस बजट में किया जाएगा। तो अब जो जनता की उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो पूरी साबित होती नजर आएंगी। बहुत उम्मीद लगा के बैठी है आम जनता इस बजट से। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी मिलती हुई नजर आएगी। पिछले बजट को हमने देखा था किस तरह से उस बजट में काफी उम्मीदें थी आम जनता को, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लेकिन इस बार ये खरा उतरेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। कोरोना काल की अगर बात की जाए, कोरोना काल के वक्त समझ में आया था लोगों की आखिर मेडिकल इंश्योरेंस की क्या कीमत है हमारी जिंदगी में। इसको लेकर भी कोई ना कोई एक बड़ी सरकार की ओर से राहत दी जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी आम आदमी को इस बार क्या राहत मिलेगी। सबकी नजर टिकी हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पूरी दुनिया में रिसेशन का दौर शुरू है और देश की अगर बात की जाए, भारत की बात की जाए तो भारत देश का जो बजट है इस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब देखना होगा, कुछ ही देर में इस बजट का ऐलान कर दिया जाएगा संसद में और ये बजट कितना लुभाएगा आम आदमी को और इसका जवाब आम आदमी आने वाले चुनावों में सरकार को देगी। मोदी सरकार का 2.0 का ये आखिरी बजट होगा। मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, राज्य के लिए भी ऐलान संभव है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार जो सरकार है कई मांगे अपनी रख चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार राज्यों को बड़ी सौगात मिल सकती है। एक राहत आम जनता को मिलती हुई नजर आएगी। काफी ज्यादा इस बार जो इस बजट से उम्मीदें हैं वो जो आम जनता की है पूरी होती हुई नजर आएंगी और इसके साथ ही जो किसान है, किसानों के लिए भी इस बार राहत मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी सैयद जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। सैयद जी, जिंदगी में बजट तो हर साल आता है, लेकिन ये बजट समझ में नहीं आता है और काफी उम्मीद इस बार जो आम जनता इस बजट से कर रही है, चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है। देखिए अमृता जी, ये जो बजट है भारतीय जनता पार्टी का कहा जाएगा, इस सरकार का ये 10वां बजट है। 5 साल मोदी जी ने सरकार बिताई और उसके बाद जी का ये 5वां बजट पेश करने का समय है आज। और ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है।
इसलिए महत्वपूर्ण बजट है कि बस 2024 में इलेक्शन है, तो पूरे देश की जनता की निगाह इस बजट पर है कि मोदी सरकार इस बजट को किस तरीके से हम परोसेगी आम जनता के बीच में, कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न हो जाए। खासकर मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहना ये चाहूंगा कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है पूरे देश के अंदर। तो केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा बजट देना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आम जनता देखे कि साहब बजट जो मिला है वो हमें राहत दे रहा है। उम्मीद की जा रही है लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लिए बजट मिलेगी, लेकिन इससे पहले जो बजट पेश हुआ था वो बजट बहुत अच्छा बजट नहीं रहा, चाहे वो टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में रहा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में रहा हो। आदमी बड़ा अपने को हतोत्साहित महसूस कर रहा था। और आप समझिए कठिन चुनौतियां हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन तब भी जो है वो बहुत तेजी से आर्थिक गति में बढ़ेगा भारत के अंदर। तो ये बजट जो है, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो आर्थिक का हो, और चाहे जो है खेल का हो, चाहे जो वो एमएससी का हो, इसमें कई तरीके की योजनाओं को भारत सरकार को देना पड़ेगा और उस पर करना पड़ेगा। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो जीएसटी की बात आती है, आप देखिए जीएसटी का संग्रह जो है वो होता है पूरे देश से, लेकिन आप देखिए कि जीएसटी जिस भी पार्टी जीएसटी काटती है, मान लीजिए कि उसका जो है वो उसने 2 करोड़ का जो है सड़क बनवाई या 100 करोड़ की सड़क बनवाई, तो उसने अगर मान लीजिए 28% के हिसाब से टैक्स दे दिया उसने 28 लाख, तो उसका पेमेंट सालों साल नहीं हो पाता है, महीनों महीनों पेमेंट लग जाता है। तो आप समझिए सरकार जीएसटी जमा कराए, लेकिन जीएसटी के साथ जो लोग बिल रेज करते हैं उनका पेमेंट भी तो करे। उनका पेमेंट सरकार रोके रहती है, फंसाए रहती है। आम जनता से जीएसटी में आप ले लेते हैं, जो उसका बिल उसने रेस किया, आपने जीएसटी ले लिया उससे 28%, 18%, 5%, 10%, जो भी लगता है फौरन उसने जीएसटी दिया। 2 महीने के अंदर जीएसटी नहीं देगा तो आप समझिए उस पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके उससे वसूलेंगे। तो ये कहाँ का वो है न्याय है? आप जीएसटी लीजिए, पैसा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं अपने कोष के अंदर, और उसके बाद जो है कोष में आपके इकट्ठा हो गया और आम जनता को जो है पेमेंट मिला नहीं, आम पार्टी को पेमेंट मिला नहीं। तो इस तरीके से सरकार को, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कर से कमाई हो, चाहे रोजगार में हो, सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सही है जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस बार सरकार को काफी ज्यादा जरूरत है हर वर्ग को ध्यान देने के लिए, क्योंकि चुनावी बजट भी है और यही चुनावी बजट आने वाले चुनावों के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं तय करेगा। और पिछली बार का जो बजट हमने देखा था वो कहीं ना कहीं निराशाजनक था, लोगों में इतना ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला था इस बजट के बाद। लेकिन इस बार एक बार फिर लोगों की धड़कन तेज है, चाहे उद्योगपतियों की बात की जाए या व्यापारियों की बात की जाए, किसान की बात की जाए। ऐसा लग रहा है मानो जैसे यूपीए एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही देर में। ऐसे में क्या लगता है इस बार कैसा बजट हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए? क्या कुछ जो उम्मीद कर रही है सरकार और आम जनता, क्या खरा उतरेगी इस बार का बजट? देखिए ऐसा है कि यूपी के हिस्से को देना पड़ेगा। अगर यूपी के हिस्सों को केंद्र सरकार ने अगर ठीक से नहीं दिया तो केंद्र सरकार उसका खामियाजा भुगतेगी। आम जनता राहत चाहती है और आम जनता को राहत मिलना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स में के स्लैब में हो और चाहे उसकी अपनी जो है खाने की जिंदगी, मानी रोजमर्रा की जिंदगी जो उसकी है उसमें। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में अगर 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर आ जाती है तो इससे उत्तर प्रदेश का आयव्यय की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। उससे उत्तर प्रदेश जो निराशा की स्थिति, जो अच्छी आमदनी न होते हुए भी योगी सरकार उसको मजबूती से चला रहे हैं, ये उनका दिल जानता है कि कितनी मजबूती से, कितने अच्छे तरीके से जो है वो आर्थिक संकट से उत्तर प्रदेश को उबार के ले जा रहे हैं। अब केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अनुदान और कर्ज व एडवांस के रूप में ये राशि मिलने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ेगी। केंद्र सरकार से जो मिले धन है कि वास्तविक आंकड़े जो है 2020 और 21 तक के उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में यूपी के हिस्से में 1.72614 करोड़ रुपए आए थे। इसमें केंद्रीय करों में राज्य के अंश के तौर पर 1.06687 करोड़, सहायता अनुदान के 57.746 करोड़ और केंद्र के से कर्ज व अग्रिम के रूप में
81 करोड़ मिले थे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को ये अंश मिला था और पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो है वो चाहे, अब आप रेलवे का देख लीजिए, रेलवे का देखिए, यहाँ गोमती नगर में जो है विकास हो रहा था, क्योंकि जो आज बजट पेश हो रहा है उसमें रेलवे का भी रहेगा, क्योंकि सरकार ने कर दिया कि रेल और आम बजट एक साथ पेश होगा। तो उसमें गोमती नगर चारबाग रेलवे स्टेशन की अभी शुरुआत हुई है। गोमती नगर स्टेशन की अभी उस तरीके से शुरुआत नहीं हुई जिस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं ये बजट ऐसी रुका हुआ है, विकास की धारा को तेज बढ़ाना पड़ेगा। और विकास अगर तेज बढ़ेगी, कई ट्रेनें चलनी, अच्छी ट्रेनें चलनी है, वंदे मातरम ट्रेनें चलनी है, वंदे ट्रेनें चलनी है, फास्ट ट्रेनें चलनी है, पर भी जो है कहीं न कहीं इस बजट पर जो है वो ध्यान होगा। और अगर ध्यान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, देश भर में डिजिटल भुगतान की जो है वो सितंबर तक के एक साल में 24.13% बढ़ गया है। तो डिजिटल भुगतान भी आरबीआई के सूचकांक से आंकड़ा सामने आया है। देश में ऑनलाइन लेन देन को अपनाने की दर पर अगर देखा जाए तो आरबीआई की डीपीआई के मुताबिक सितंबर 2022 में सूचकांक 377.46 पर रहा है। बिल्कुल सैयद जी, कहीं ना कहीं इस बार जो सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश है उसको लुभाना सरकार की प्राथमिकता होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। और ऐसे में इस बार जो उत्तर प्रदेश ने बजट मांगा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास किया जा रहा है योगी सरकार के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं इस बार जो योजनाओं को लेकर जो बजट चाहिए पड़ता है उत्तर प्रदेश के लिए, वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता होगी सरकार की और सरकार को इसे पूरा करना होगा। बने रहिए आप हमारे साथ सैयद जी, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए अब रुक करते छत्तीसगढ़ की ओर, जहां से वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उचित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। गुड मॉर्निंग अमृता। गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं, पिछले दिनों की बात करें, लगातार सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आए कि केंद्र से किसी तरह का जो मिलना चाहिए सहयोग बजट को लेकर वो नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ की सरकार है वो क्या कुछ उम्मीद रख रही है सरकार से? देखिए, कल रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका एक बयान आया कि छत्तीसगढ़ को लेके है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मदद उन्होंने कुछ मांगे हैं, किसानों को लेके है, कुछ उनकी जीएसटी के पेंडिंग बिल को लेके है, जो रिटर्न छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो आना चाहिए उसको लेके तमाम तलखी बनी हुई है केंद्र सरकार की तरफ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर, दोनों ही लोग। लेकिन बजट में जो छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो जीएसटी को लेके है, उनकी कोल के जो रेवेन्यू आई है, कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोल की रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जो राज्य सरकार का जिस पर हक है, उसकी वो मांग लगातार करते आ रहे हैं। तो इसमें ऐसे बजट के प्रावधान को लेके वो व्यवस्था चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको वैश्विक रूप से देखें और राष्ट्र के व्यापक रूप में आप देखें और स्टेट वाइज बजट को ना देखें, तो दूसरे ढंग से ये बजट जो है, जहां तक मेरी नजर से मुझे दिख रहा है, तो ये बजट एक चुनावी बजट में एक राहत भरा बजट हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 9 राज्यों में इंक्लूडिंग राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, बड़े राज्य तो आप बोल सकते हैं कि वो उस जगह चुनाव है, अन्य राज्यों 9 जगह चुनाव है, आने वाला 24 का भी चुनाव आप इस बजट से जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहत भरा बजट इस बार उम्मीद की जा सकती है। वो सभी चीजें जो एक वोटर को लुभाने के माध्यम से हो सकती है, वो कोशिश की जा सकती है। थोड़ी सी महंगाई की राहत की उम्मीद मुझे नजर आती है, थोड़ी सी इनकम टैक्स स्लैब जिसमें आम आदमी को राहत मिले, वैसी उम्मीदें नजर आ रही। देखिए, वही तो मंदी का दौर है, वैश्विक मंदी का दौर है, कोई इंडिया में केवल मंदी नहीं है। आप देखें कि यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देखें तो लगातार मंदी और गिरावटें दर्ज की जा रही है, शेयर मार्केट धराशायी हो रहे हैं। ऐसे में कई सेबी के ऐसे कई निर्णय जो है, जिससे जैसे अडानी वाले इशू जो अभी हुए हैं, तो ये इनमें कोई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे सरकार को। लेकिन जो बजट की पर्टिकुलर हम बात करें तो बजट राहत भरा हो सकता है। आप मान के चलिए कि इस बार 2022 के लिए जो है, जो जीडीपी की बात हुई है, तो जीडीपी के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण जो मुख्य सलाहकार जो है अनंत ने जो पेश किया, उससे तो ये उम्मीद दिख रही है कि थोड़ी सी राहत है, जीडीपी में ग्रोथ है। आईएमएफ ने भी इंडिया को पॉजिटिव साइन दिए हैं। तो ये अगर इनकी माने और इनकी सोच और इनके अनुभव के आधार पर कहें, हालांकि आईएमएफ में वही डेटा जाता है तो हिंदुस्तान भेजता है और उसी को थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके चेंजेस करके, तो आईएमएफ को लेके मैं बहुत आशावान नहीं हूँ, क्योंकि आईएमएफ ने कई बार अपने दिए हुए डेटा और अपने ग्रोथ के अनुमान को भी उन्होंने बाद में बैकआउट किया है और उन्होंने उसके परसेंटेज कम किए हैं।
तो आप विकास की दर का लेके अभी जो केवल कयास और अनुमान है, लेकिन उम्मीद हिंदुस्तान की आम आदमी की इस बार ज्यादा इंडस्ट्रियल उम्मीद आप मान के चलिए कितनी राहत होगी, अन्य बातें तो उम्मीद, लेकिन आम आदमी को आप उम्मीद है जो महंगाई को लेके है थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है इस बजट में दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जो है वो है सरकार को, केंद्र सरकार से। ये भी जानना चाहेंगे आपसे उचित जी, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा उपचुनावों की अगर बात की जाए तो उपचुनावों में बीजेपी का काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को काफ़ी करारी शिकस्त मिली थी। क्या लगता है इस बार अगर बजट को लेकर एक अच्छा तोहफा अगर छत्तीसगढ़ को मिलता है, जो उम्मीदें कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता, अगर उस पर खरा उतरती है सरकार बजट देकर अच्छा खासा, तो क्या लगता है जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी? देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है कि वो उनका टारगेट भी वही है, केंद्र सरकार का टारगेट भी वही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इकाई की बात अलग है, लेकिन केंद्र जो इकाई जो कर सकती है वो अपने ढंग से वो करेगी और वो बजट के माध्यम से राहत पहुंचा सकती है। क्योंकि जिन बातों का जवाब जो छत्तीसगढ़ में जो सांसद दे नहीं पा रहे हैं, जो प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के लोग दे नहीं पा रहे हैं, विधायक दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई का जवाब उसके पास कुछ है नहीं, तो पेट्रोल डीजल दाम, गैस के दाम जो है उसका जवाब छत्तीसगढ़ के सांसद दे नहीं पाते। हकीकत ये है कि जब भी सवाल करें महंगाई का तो ये बैकवर्ड पर नजर आते दिखते हुए है, बात सच्चाई है। तो अगर इसमें थोड़ी सी राहत मिलती है तो कम से कम ये सांसद और विधायक बोलने की स्थिति में तो आ जाएंगे कि हमारे केंद्र सरकार ने थोड़ी सी मदद की और राहत पहुंचाई है। जी। वो दो बार गैस के दाम कम हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, लगभग 100 बार बढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये जवाब देने में असमर्थ रहते हैं सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी से। थोड़ी सी राहत उनको मिलेगी और वो आम आवाम को फेस करने की हौसले के साथ उनके साथ आम जनता के सामने आ सकते। बिल्कुल उचित। हमने पिछले दिनों देखा था ओवरऑल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के वक्त लोगों को समझ में आया है कि आखिर जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी कीमत क्या होती है हमारे जीवन में। तो क्या मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर भी किसी न किसी तरह की कोई रियायत दी जा सकती है? देखिए, हर स्टेट की अपनी अपनी मेडिकल हेल्थ को लेके अपनी अपनी योजनाएं हैं, केंद्र की जो अपनी योजनाएं हैं। सवाल यह आता है कि उसके जो हालात है इससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी जो लोग हैं आयुष्मान योजना, यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो योजना चल रही है, जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर चल रही है, तो बेसिक पहले तो ये है कि लोगों में जो बेसिक इंफ्रा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बेसिक इंफ्रा होना चाहिए, हेल्थ को लेकर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो मिलना चाहिए, जिले के जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो सुविधाएं है नहीं। अभी भी आप देखें कि बस्तर जो हमारे सुदूर एरिया में, सरगुजा सुदूर एरिया में वो ट्रामा सेंटर, वो जो उम्मीद है कि आज राजधानी प्रदेश बनने के 23 साल बाद भी अभी भी हम शिक्षा को लेके और हेल्थ को लेकर, चिकित्सा को लेकर दोनों में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उम्मीद है जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जिस प्रकार से हॉस्पिटल का और स्कूलों का विकास होना चाहिए था, जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस कितना भी करें, लेकिन अभी भी आपके पास पर्याप्त बजट नहीं है। आज से ये आलम है कि आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ के पास ऐसे नहीं है। छत्तीसगढ़ लोगों के 73,000 करोड़, लगभग 73,000, जो एक फिगर में अभी याद नहीं आ पा रहा है, बहुत लंबा अमाउंट हॉस्पिटल का फंसा हुआ है और उन लोग आयुष्मान योजना से हम अपना काम बंद करने की चाह रहे हैं। जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो चाह रहे हैं कि अब हम हेल्थ इंश्योरेंस, सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इतने पेंडिंग है कि सरकार बिल देने में, उनका हॉस्पिटल से बिल देने में असमर्थ है। बिल्कुल उचित जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस बार राहत मिल सकती है, क्योंकि लगातार जब बीजेपी सांसदों से सवाल किया जाता है केंद्र सरकार से आखिर सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अब इस बार कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बड़ी राहत मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ उचित जी, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। देवदत्त जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ आ रही ना जी। देवदत्त जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बजट की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बजट को, मध्य प्रदेश की सरकार को इस बार क्या कुछ उम्मीद है इस बजट से? क्योंकि कल हमने सुना था वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार जन उपयोगी रहेगा ये बजट। जी बिल्कुल, जैसे कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 24 में लोकसभा के चुनाव है,
तो सरकार जरूर इसके तहत जन उपयोगी लोक लुभावन बजट में व्यवस्थाएं करेगी। और मध्य प्रदेश में विशेष फोकस बना हुआ है, तो कई मामलों में बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार मध्य प्रदेश को अच्छा खासा बजट मिल जाएगा। और एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो राज्य का बजट है, उसमें केंद्र की जो सहभागिता है वो बढ़ चढ़ कर रहेगी। मध्य प्रदेश लगातार विकसित राज्यों में शामिल होने के लिए जो कवायद कर रहा है, उसमें इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। और मध्य प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव भी ऐसे गए हैं जो पिछले दिनों बजट को लेकर चर्चा हुई थी, तो उसमें स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। और प्राय हेलो जी जी जब चुनावी वर्ष में बजट आता है जी, तब वो आकर्षक और लोक लुभावन तो होता ही है। और कोरोना के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास हो रहे हैं, सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है, जी तो बजट से कुछ उम्मीदें हैं। जी देवदत्त जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की आम जनता की, तो सरकार को तो काफी उम्मीदें हैं कि योजनाओं को लेकर एक बड़ा बजट मध्य प्रदेश के लिए मिल सकता है, लेकिन जो आम जनता है उसे क्या कुछ राहत मिल सकती है इस बार? बिल्कुल, हम सबकी नजरें हैं इस बार कि आज जो बजट पेश होने वाला, जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद बजट आएगा, तो उससे जो मिलेगा उससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र का जो ढांचा है वो सुदृढ़ होगा। क्योंकि सरकार को चिंता तो है ही कि राज्य में आय से ज्यादा खर्च है, और इसमें कैसे खर्च कम किया जाए, आय बढ़ाई जाए, इसलिए सब चल रहा है। तो अभी जो केंद्र से जो राहत मिलेगी, उससे मुझे लगता है कि ये जो गैप बन गया है, कि वो एक कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जी जी बिल्कुल, इसमें कुछ समानता आने की उम्मीद है कि इस बार जो राहत मिलेगी और राज्य से जो बजट तैयार किया जाएगा, तो इसका जो फासला है वो कम होगा। क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और एक घाटे की जो स्थिति है उस पर भरपाई की स्थिति बन सकती है। तो बिल्कुल देवदत्त जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में घाटे की स्थिति है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर भी राहत मिल सकती है राज्य सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बता दें 2023-24 का आम बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ ही देर में संसद में वित्त मंत्री सीतारमण इस बजट की घोषणा करना शुरू करेंगे और काफी उम्मीद है आम जनता को भी। इसके साथ ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई, चाहे व्यापारियों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, सभी की धड़कनें तेज है। और कुछ ही देर में जो ये बजट है वो सामने आएगा और उसके बाद देखना होगा कि आम जनता जो है, जो आस लगाकर बैठी इस बजट को लेकर, कितनी राहत उसे मिलती है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राधे टीवी। नमस्कार।